उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से आज पांचवें चरण का मतदान और 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है, आपको बता दें कई हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चित सीटें हैं साख का सवाल बनी हुई हैं। निश्चित तौर पर ये जो पांचवा चरण है वो प्रतिष्ठा का रण यदि हम कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और लगातार आपको बता दें कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश, जिसके लिए ये कहा जाता है कि सारी तस्वीर जो है वो यहीं से साफ होती निकलती है, यानी सरकार जो बनती है वो रास्ता यहीं से गुजरता है और सबसे ज्यादा सीटें भी हैं निश्चित तौर पर इस राज्य में। तो 14 सीटें जिस पर पांचवें चरण में वोटिंग हो रही है, वो कौन कौन सी सीटें हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन एक भी आपको बता दें कि जो चर्चित सीटें हैं उनका भी जिक्र करेंगे। देखिए, स्मृति ईरानी के साथ साथ हम लगातार लखनऊ की बात करें, मोहनलालगंज की बात करें, अमेठी, रायबरेली, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा, ये सीटें वो हैं जिनमें उत्तर प्रदेश में आज पांचवें चरण में लगातार मतदान जारी है। चलिए, तो 14 सीटें बेहद महत्वपूर्ण और खास तौर पर जो वीआईपी सीटें कही जाती हैं उसके बारे में भी हमने बात की। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि पिछली बार की तमाम चीजों को उठाकर देखें तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला, महज रायबरेली। लेकिन इस बार जो है क्या और ज्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि रायबरेली और अमेठी में आप चले जाइए तो दो जगह से बहुत ही अलग सिनेरियो इस बार बन के दिख रहा है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक चुनौती तो हो सकता है, लेकिन ये बीजेपी चुनौती के लिए भी होगा कि उस गढ़ को आप भेद पाएंगे। लखनऊ लगभग पूरी तस्वीर जो है साफ दिखती है, लेकिन जनता जनार्दन जो है वो निर्णायक है और कितना बदलाव लेकर आएगी ये तो हमें 4 जून को पता चलेगा। सीधे चर्चा में चलेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए यूपी से संतोष दुबे हमारे साथ जुड़े। संतोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए तारिक अहमद लारी हमारे साथ जुड़े हैं। तारिक अहमद लारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर एचएन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। एचएन उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं विश्वदेव राव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले एचएन उपाध्याय जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। चलिए, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें कितनी महत्वपूर्ण, कितनी चुनौती कांग्रेस मानती है? और पिछली बार को यदि हम देखें तो रायबरेली तो थी, बाकी कुछ था नहीं, तो इस बार कितना भेद पाएंगे? ऐसा है मैडम, जो ये 5वां चरण है इसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक आप रायबरेली की बात कह रही हैं, हम जो देश के 2-3 सीट होंगे सबसे अधिक मतों से विजयी होने वाले में, उसमें हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जो है एक प्रत्याशी सांसद बनेंगे। लगभग 5 लाख से अधिक वोटों से वहां पर निश्चित रूप से विजयी होंगे। अमेठी की जनता अपना परिवार मानकर उनको मतदान बूथ तक निकल रही है और अमेठी के साथ साथ रायबरेली के साथ साथ अमेठी, रायबरेली में तो अपना परिवार मानकर जो है वोट दे ही रही है, उसके साथ साथ अमेठी में भी स्मृति ईरानी को बहुत बुरी तरह से हमारी प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा जी हराएंगी। इस बार जो चुनाव हो रहा है मुद्दों पर, रोजगार को लेकर, आप जितने भी देखिए ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उसमें से हर मतदाता जरूर जो है रोजगार को एक मुद्दा मान रहा है। उसके बाद जितनी तक महिलाओं से बात कर रहे हैं हमारे पत्रकार बंधु, उसमें जो है महंगाई एक मुद्दा है। उनको जो है महंगाई से त्रस्त है, वो कहते सुनी जा रही है कि खर्च हमारे घर का चल नहीं रहा है। तो रोजगार, महंगाई जो प्रमुख मुद्दा है इस समय है। तीसरा है किसानों की स्थिति, जो है हमारे किसान जो है ऋणग्रस्त हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी भी ये समस्याएं हैं। इन सब बिंदुओं को रखकर जो हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, महिलाओं के लिए 1 लाख रुपया साल देने की, युवाओं के लिए पक्की नौकरी के द्वारा 1 लाख साल देने की, जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हर सभा में कह रहे हैं, किसानों की आय दुगुनी करने के लिए, मजदूरों की प्रतिदिन जो है मजदूरी 400 रुपए करने की, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी जो बहनें हैं उनकी आय दुगुनी करने के लिए, इन तमाम मुद्दों पर जो है मतदाता चुनाव करने के लिए निकल रहे हैं और मतदान बूथ तक इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए बहुत उत्साहपूर्वक पहुंच रहे हैं।
चलिए, अब खैर बदलाव कितना होगा ये तो आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये चुनौती हर इलेक्शन में जो सीट्स हैं वो चुनौती तो होती हैं। पिछली बार क्या हुआ, इस बार क्या होगा, हर बार समीकरण अलग होते हैं, लेकिन मुझे लगता है मुद्दे भी अपने आप में बहुत प्रभावी होते हैं, लेकिन वो पहले चरण के बाद गायब से दिखाई दिए। खैर, विश्वदेव राव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। विश्वदेव राव जी, किस तरह से लेते हैं उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, जिसमें से वीआईपी सीटों की यदि हम बात करें तो लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, केसरगंज, मोहनलालगंज, फैजाबाद और फतेहपुर। मुझे लगता है यहां पर अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, ये 3 तो ठीक हैं। मैं सबसे पहले आपसे केसरगंज के बारे में जानना चाहती हूं, और इसलिए क्योंकि यहां की जो बात निकल कर आई है, बृजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं उनका टिकट होता है, और टिकट के बाद मुझे ऐसा लगता है जो चीजें थोड़ी सी, आप समझ रहे हैं कि एक परसेप्शन जो बनाया गया, एक जो चीजें बनी, बहुत सारे सवाल उठे, उनका कॉन्फिडेंस था कि गढ़ हमारा है, और ठीक है आपका गढ़ है, आपका परिवार है, सब कुछ अलग है, लेकिन देश में जो हुआ जिसको लेकर काफी सवाल उठे, तो लगता है कि कुछ यहाँ पे बदलाव इस बार देख पा रहे हैं। राखी जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा चर्चा भी है केसरगंज के विषय में। बीजेपी को विपक्ष ने बहुत घेरा है, लेकिन खास तौर पे कांग्रेस ने इस विषय को काफी चर्चा में रखा है कि केसरगंज से परिवारवाद की तरह का जो आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, उसके ऊपर भी वही आरोप लग गया है। तो ये एक चर्चा का विषय इसलिए ज्यादा बन गया क्योंकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में वोटर्स को इफेक्ट नहीं करता है, हरियाणा और पंजाब के भी जो पहलवान हैं जिन्होंने विरोध किया था, उन दोनों राज्यों में भी थोड़ा इफेक्ट करता है। लेकिन अंततः देखा जाए तो केसरगंज से जो प्रत्याशी हैं, उनके पिताजी बृजभूषण शरण सिंह, वो कई बार के सांसद हैं और वो अपने दम पे सांसदी जीतते हैं। वो एक ही जगह सिर्फ केसरगंज से ही नहीं जीते हैं, वो अगल बगल के लोकसभा सीटों से भी वो खुद ही जीत के आए हैं। और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध तो नहीं हुए हैं अभी तक। उनके ऊपर आरोप, कोर्ट ने भी कहा है कि हम चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं अभी, उससे वो एक लीगल स्टैंडिंग है। इस वजह से बीजेपी ने उनके बेटे को वहां से टिकट दिया, और जहां तक अभी तक वोटिंग परसेंटेज जो वहां पर आ रहा है, वो वोटिंग परसेंटेज तो बहुत अच्छा निकल के आया है, करीबन एट पार है 2019 के चुनाव के हिसाब से। तो ये वहां पर जो कड़ी टक्कर जो उनके जो समाजवादी पार्टी के हैं राम भगत मिश्रा, वो उनको अच्छी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन एक चीज और देखिएगा राखी जी, वहां बसपा ने भी अच्छा प्रत्याशी वहां दिया है। नरेंद्र पांडे हैं जो ब्राह्मण पक्ष के प्रत्याशी हैं, और वहां पर वोटों का समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं इसको दर्शाता है कि बसपा का प्रत्याशी भी त्रिकोणीय मुकाबला कर देगा। वहां पर नहीं करेगा तो कम से कम वो वोट जो हार जीत का जो मार्जिन होता है, बृजभूषण शरण सिंह का जो 2 लाख का मार्जिन होता था, उसको घटा जरूर देगा। तो ये वहां की स्थिति ये है। और एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा राखी जी, कि मैं इधर पिछले 2-3 दिन में कई सभाएं देखी, कई कवरेज पे गया मैं ग्राउंड पे, भीड़ बहुत देखी मैंने सभाओं में। लेकिन एक आकलन मैं करने से को परेशान हूं कि भीड़ कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही वोट में। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की रैलियां, भाजपा की रैलियां बहुत होती हैं, लेकिन 2019-2014 के वोट का अंतर जो है, वोट परसेंटेज जो ग्राउंड पे हमें दिख रहा है, जो वोटिंग के दिन दिखता है, उसमें कोई ज्यादा अंतर 2019 से नहीं दिखता। ये इस बार भी देखने से, रायबरेली सीट अगर देखने से, तो वहां भी वही 60% के 58% के आसपास वो वोट परसेंटेज निकल के आएगा, जो उम्मीद लगाई जा रही है। हाँ। तो कोई चेंज नहीं दिख रहा है, कोई हवा लहर इस तरह की बात जो कही जा रही थी, वो तो मुझे नहीं लगती है फिलहाल। ठीक है, खैर अब आने वाले समय की चीजें हैं, मुझे लगता है बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस बार,
और मुझे ये इलेक्शन थोड़ा सा ना विश्वदेव जी बड़ा दिलचस्प लगा है, और इसका एक रीजन ये भी है कि पहले अमूमन पार्टी वाइज हम तमाम चीजें देखते थे, इस बार एक गठबंधन सामने है और एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन हो गया। तो मुझे लगता है जहां सब एक तरफ एक ताकत के साथ हैं, वो कैंडिडेट्स हैं, उनकी एक ताकत बन के एक टीम आती है, एक सरकार आती है, वो एक अलग फैक्टर होगा। नरेंद्र मोदी और मैं बीजेपी और एनडीए की बात करूं तो ये एक फैक्टर्स अलग हैं। तो ये एक इस बार का जो इलेक्शन है, मुझे लगता है ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि ठीक है गठबंधन सबके हैं, लेकिन जो सरकार बनेगी ना वो ऐसे नहीं है कि हमने सिर्फ कांग्रेस की कह दी या बीजेपी की कह दी, वो गठबंधन की बनेगी। वहां से कौन कैंडिडेट आता है आगे, कैसे चुनेगा, ये बहुत सारे मुझे लगता है फैक्टर्स इस बार काम करेंगे। खैर बिल्कुल सही कह रही है राखी जी। इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, इस चुनाव के बाद चाहे जिसकी जीत हो जिसकी हार हो, लेकिन प्रमुख विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव स्थापित हो चुके हैं, क्योंकि उनका जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट कह लीजिए, क्योंकि वो इकलौते हैं जो इस चुनाव को हर प्रचार प्रसार में नंबर 1 अपने आप को बीजेपी के सामने स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ साथ, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हमेशा से रही, मुझे लगता है कांग्रेस भले कम आकी गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस, क्योंकि मैंने कहा ना इंडिया गठबंधन है, तो जितने भी लोगों की सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक ताकत के साथ ही उत्तर प्रदेश में रहेंगे ना, तो वो एक फाइट जो होगी वो आने वाले समय के लिए बड़ी दिलचस्प सी होगी। खैर संतोष जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? संतोष जी? जी बोलिए, आ रही है। संतोष जी, मुझे लगता है पिछली बार से कंपैरिजन भी करते ही चल रहे हैं, चुनौती कही जा सकती है, क्योंकि हर इलेक्शन जो होता है हर बार समीकरण होते हैं, मुद्दे होते हैं, एक अपना प्रभाव होता है, बहुत सारे परसेप्शंस बनाए जाते हैं इलेक्शन से पहले से इलेक्शन तक में, और पहले चरण से अब तक हमने बहुत सारी चीजें सुनी देखी हैं। ये उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, भले ही मुझे लगता है रायबरेली को मैं यहाँ पे छोड़ दूं तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा एक स्कोर भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा। इस बार कितनी उम्मीदें हैं, या आपको लगता है कि कोई चुनौती है? देखिए राखी जी, हर चुनाव चुनौती होता है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में ही लेकर चलती है। और जब तक आप किसी चीज को, किसी लड़ाई को अगर आप चुनौती के रूप में नहीं लेंगे तो निश्चित ही आप धोखा खा जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मानना रहा है कि कोई चुनाव हो, कोई भी चीज हो, तो उसको चुनौती के रूप में हम स्वीकार करते हैं और उसको उसी रूप में लड़ते हैं। और जिस तरीके से हमारे पास रायबरेली को छोड़कर बाकी सीटें थी, तो निश्चित है इस बार रायबरेली भी हमारे पास होगी, ऐसा हमारा प्रयास है। और हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का जिस तरीके से एक रणनीति है कि कम से कम ये जो 14 सीटें हैं, 14 के 14 सीटें हम इस बार जीतें, तो हम प्रयास करेंगे कि रायबरेली भी हम जीतें, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरीके का आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी पर, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लगा रहा, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता पूरी तरीके से तैयार है और खड़ी है। चलिए, अभी हालांकि कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मुझे लगता है अमेठी, रायबरेली और केसरगंज, ये कहीं ना कहीं फैक्टर्स थोड़े से ऐसे काम कर रहे हैं, हो सकता है यहां पर इंडिया गठबंधन जो है वो थोड़ा सा इसको भेद पाने में कामयाब हो। मैं ये इसलिए एक दावे के साथ तो नहीं कह सकती हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं। देखिए, रायबरेली में बहुत सोच समझ के कैसे शिफ्ट किया, अमेठी से सारी चीजों को, पिछली बार के आंकड़ों को हम देखें, चीजों को देखें, वहां से वायनाड होता है, वायनाड से अब यहां पर वो कैंडिडेट का होना, मुझे लगता है राहुल गांधी, और आप अमेठी चले जाइए तो वहां भी एक ऐसे चेहरे को रखना जो अमेठी के एक एक घर को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये जो एक रणनीति कांग्रेस ने यहां पर रखी है वो बहुत अच्छी है। केसरगंज मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि मैंने अभी वरिष्ठ पत्रकार से भी पूछा था, जो एक परसेप्शन बन के आया, जो बात सामने आई, कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे फैक्टर्स काम करते हैं। देखिए, जनता है, जो चीजें जा रही हैं उसको समझना होगा, करना होगा क्या अंततः उन्हीं का फैसला है। लेकिन थोड़ा सा मुझे इन 3 सीटों पर लग रहा है कि यदि सक्सेस होते हैं इसे भेद पाने में, तो ये जीत कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक अच्छी मानी जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही कह रही राखी जी, लेकिन जिस तरीके से देखिए क्या है ना कि जीत हार का अंतर हो सकता है, हाँ, कम अंतर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके की हमारी रणनीति है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वॉलंटियरों को नीचे जमीन पे उतारा है, तो निश्चित ही देखिए जीतेंगे हम, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं मानता हूँ कि जीत का एक अंतर कम हो सकता है, जीत हार का जो मार्जिन है वो कम हो सकता है, लेकिन हम जीत को लेकर चल रहे हैं और निश्चित ही हम चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।
ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। तारिक अहमद लारी जी, आवाज पहुंच रही है? तारिक अहमद लारी जी, जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। कैसे लेते उत्तर प्रदेश की इन 14 सीटों पर लगातार मतदान जारी है और जिन सीटों की हमने बात की, कुछ वीआईपी सीटें भी हैं और उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है। अभी वरिष्ठ पत्रकार ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि किसी का कुछ भी होता है, लेकिन एक मुख्य विपक्ष के रूप में और अखिलेश यादव जो है वो अपने आप को बहुत अच्छे से स्थापित कर चुके हैं। ग्राउंड लेवल से भी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। तो किस तरह से इन 14 सीटों को मिलते हैं और एक्यूरेट, यदि वाकई में एक बहुत जायज रूप से इस इलेक्शन को समझे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम कह दें कि हम गठबंधन है, हम जीत जाएंगे, या बीजेपी है तो वह हार जाएगी। जैसे कि मैंने 3 सीटों की बात करी, आपको लगता है इन 3 सीटों से ऊपर भी उम्मीद है गठबंधन को कि निकाल कर लेकर जाएंगे 14 में से? मैडम, पहली बात तो ये समझिएगा, मैं अभी वोट देने गया था, मैं वहीं से आ रहा हूँ, मेरा वोट नहीं हुआ, आपके सामने नहीं हो पाया। वजह, मशीन 3 बार खराब हुई। तो ये जो हमारे बीजेपी के मित्र हैं जो दावा कर रहे हैं कि ये सारी सीटें जीतेंगे, तो ये इस हिसाब से सीटें जीत रहे हैं। वहां पे पोलिंग, बाकी जो बूथ चल रहे हैं उनमें पोलिंग बहुत कम हो रही है, लोग 1.5 घंटे से खड़े हुए हैं, लाइनें बढ़ती जा रही है, लेकिन वोटिंग की स्पीड बढ़ा नहीं रहे हैं। एक आदमी बैठा हुआ, एक काम करने के लिए बैठा हुआ, कहाँ से होगा मैम? तो इनका दावा बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि बीजेपी के कोर वोटर्स के एरिया में वोटिंग नहीं हुई है। तो ये अब कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी तो नाम नहीं लूंगा, इंडिया गठबंधन के वोटर्स के बीच में किसी तरह से ये जाए कि वोटिंग नहीं हो रही है, ताकि वो वोट देने ना निकले। तो ये हरकतें चल रही है इनकी, लेकिन फिर भी ये सफल होंगे नहीं। और अब देखिएगा, ये 14 का ये दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं 10 का दावा कर रहा हूँ कि 14 में से 10 सीटें हम लोग लेकर चले गए। ये अमेठी और रायबरेली की बात कर रहे हैं कि हम रायबरेली भी जीतेंगे, ये अमेठी भी हार रहे हैं इस बार, जिसको बहुत दावा कर रहे थे कि हमारी सीट है और तो स्मृति ईरानी और फलाने वो चंदू खाने की सारी कहानी इन लोग की खत्म हो जाएगी। जितना चिल्लाना मोदी जी को, जितना झूठ बोलना मोदी को, उतना चाहे झूठ बोले। अब उसको जनता समझ चुकी है कि ये आदमी एक नंबर का झूठा है। तो इनको वर्ल्ड के झूठों की कैटेगरी नंबर 1 मिला हुआ है। द वर्ल्ड बिगेस्ट लायर लीडर मोदी, आप टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। चलिए, इनका तो क्या वायदे पूरे कर दिए इन्होंने, नौकरियां दी नहीं, जो स्मार्ट सिटी बना रहे थे वो कहीं दिखी नहीं, जो इन्होंने गांव गोद लिए थे वो अभी तक गोद नहीं है। 10 साल हो गए, 10 साल में तो बच्चा भी अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, लेकिन इनका तो कहीं कोई ठिकाना ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि गोद लिए अगर गाँव गए कहाँ। हुआ था कि एक गाँव तो सांसद गोद लेगा, ये किन सांसदों की बात कर रहे हैं जो ठर्रा पी के वहां आ जाते हैं और फिर उनको टिकट दे रखा है। संसद में ठर्रा पी के आ जाते हैं और उनको सलेमपुर से टिकट दिया है। ऐसे ऐसे तो सांसद इनका ऑनलाइन सुनाओ कि वो शराब पी के लोकसभा में आ रहे हैं। वेरी गुड, ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, दोबारा को ऐसे कैंडिडेट इनको। लेकिन जनता ये कैंडिडेट को इस बार पहचाने वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बताएगी जनता ने तय कर लिया है क्या करना है, और जनता इंडिया गठबंधन को दे रही है, दिख रहा है, उनके वोटर्स के बीच में भी इंडिया गठबंधन आगे है। ठीक है तारिक अहमद लारी जी, जैसा कि आपने कहा वोट डालने गए, 3 बार मशीन खराब होती है। मुझे लगता है कि क्योंकि आप वहां मौजूद थे तो आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। मशीनें खराब होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, वो तो समझ में आया, लेकिन जब बहुत वक्त हो जाता है तो मुझे लगता है वहां पे बोला जा सकता है, एक प्रेशर दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि 2-2 घंटे कोई भी नहीं खड़ा होगा। 2 घंटे एक मशीन के लिए वेट करना और लगातार इतनी लंबी लाइन में, एक टाइम के बाद वहां से वो पब्लिक जाएगी ही जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति इतना फ्री नहीं है। या तो वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में अपना वोट डाले या अपनी सुविधा से वो अपने वोट को देने जाए, जिम्मेदारी उसकी है वोट डालने की, वो पहुंचता है, लेकिन सबकी अपनी दिन भर की एक दिनचर्या है।
एक टाइम के बाद कोई भी नहीं रुकता। तो ऐसे में तो मुझे लगता है, और ये बात सच है, मैंने इस चर्चा की शुरुआत में कहा था कि 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज उत्तर प्रदेश का आया है वो बहुत अच्छा नहीं आया। मतलब उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में ऐसी वोटिंग कम से कम मिले जहां पर बढ़ चढ़कर वोटिंग होती है, सारी चीजें यहां से तस्वीरें साफ होती हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल वाली चीज है। अब ये देखना पड़ेगा कि जितने परसेंट आ भी रहा है वो किस तरफ गया, किस जगह पे किस बूथ से किस तरह की वोटिंग हुई है। तो क्या उसको लग रहा है आपको कि वाकई कुछ है? कुछ देर पहले मैंने कहीं सुना कि किसी ने राहुल गांधी से शिकायत की है आकर वहां किसी मतदाता ने पोलिंग बूथ पर कि हमें धमकाया भी जा रहा है। तो ये सब चीजें तो देखिए सामने आती रहती हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि वोट ही नहीं डाला और आना पड़ा, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये एक सोचने वाला विषय है। देखिए, पहली बात है कि जो मैन पावर का इस्तेमाल होना चाहिए वो मैन पावर का इस्तेमाल नहीं, जो एक्स्ट्रा मशीन देनी चाहिए थी वो एक्स्ट्रा मशीन इन लोग को नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई, इसलिए नहीं दी गई, लेकिन वो एक्स्ट्रा मशीनें बीजेपी के कोर एरिया में दी गई है मैम। वहां पे 2 मशीनें मौजूद है, राजेंद्र नगर हो गया, इंदिरा नगर हो गया, गोमती नगर हो गया, इनके पोलिंग बूथ में हर पोलिंग बूथ पर 2 मशीन मौजूद है। लेकिन जो मौलवीगंज है, गोलागंज है, कैसरबाग है, जो चौक है, नखास है, कश्मीरी मोहल्ला है, इन जगहों पे 1 मशीन है, 1 पोलिंग बूथ 1 मशीन। क्यों, किस लिए, ये कौन सी बात हुई आपकी कि वहां वोटिंग? आप देखिए ना, लखनऊ का 29% वोट था 1 बजे तक। घबराए हुए हैं कि राजनाथ सिंह हार गए चुनाव इस बार। ठीक है, ये किस्मत की बात है कि इस बार रविदास बरोत्रा लखनऊ से एमपी भी हो जाएंगे। इनको मैन पावर बढ़ाना चाहिए, इनको मशीनों की संख्या बढ़ानी चाहिए, इनको बूथ ऐसे, अब तो पॉपुलेशन वो नहीं है ना। मैं पिछले 40 साल, मेरी एज हो गई 50 साल, मैं पिछले 68 साल से एक ही बूथ पर वोट डाल रहा हूँ। पहले वहां 2000 थे, आज वहां 20,000 लोग वोट डाल रहे हैं। तो क्या उस जगह की डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, बाइफर्केशन नहीं होना चाहिए उस जगह का? ठीक है। एचएन उपाध्याय जी, आवाज पहुंच रही है? जी एचएन उपाध्याय जी, जी देखिए, मैंने एक सवाल आपसे बहुत पहले ही लिया था कि कांग्रेस इस बार कितना यहां से सीटों को निकाल पाएगी। 2 सीटों पर तो चलिए हमने माना, जहां तक कैसरगंज का भी एक जिक्र मैंने विश्वदेव जी से किया था, लेकिन हमें इस बार ये देखना होगा कि ओवरऑल गठबंधन की बात करें। जैसे तारिक अहमद लारी जी कह रहे थे कि कम से कम हम 10 सीटें यहां से लेकर जाएंगे, पर यह भी देखना होगा कि जो गढ़ होता है वहां पे भी, जैसे रायबरेली आपको कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस का गढ़ है, उसको भेद पाना इतना आसान नहीं है। बीजेपी बहुत कोशिश करती है हर बार, पर होता नहीं। तो ऐसे ही आप लखनऊ की सीट पर बात कर लीजिए, दूसरी सीटों पर बात कर लीजिए, जहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से एक जीत दर्ज की है। तो उन सीटों पर किन फैक्टर्स को देखते हैं, या आपको लगता है कि यदि बदलाव होगा तो किस वजह से जनता यहां बदलाव करेगी? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि विश्वदेव राय जी वहीं से जुड़े हैं और उन्होंने कहा कि भीड़ बहुत दिखी, भीड़ रैलियों में, बूथ पर, सब जगह दिखती है, पर वो वोट कन्वर्ट वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। ऐसा है राखी जी, इस बार परिवर्तन का चुनाव है, पूरे देश में इंडिया गठबंधन की आंधी है और निश्चित रूप से हमारे सभी प्रत्याशी चुनाव बहुत बढ़िया ढंग से लड़ रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश में आज के 14 सीट की आप बात कर रहे हैं, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी में भी हम जीत रहे हैं, फतेहपुर में गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं, गोंडा में जीत रहे हैं। बेनी प्रसाद वर्मा जी बहुत समाजवादी प्रभावी नेता रहे, उनकी पौत्री लड़ रही है चुनाव। कैसरगंज में आपने बताया ही, तो सभी चुनाव में लगभग हर जगह हम लोग चुनौती दे रहे हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और हमारे प्रदीप जैन आदित्य झांसी में चुनाव सर्वे में भी काफी आगे चल रहे थे हम लोग इंटरनल सर्वे में, और वो भी चुनाव जीत रहे हैं। तो बताइए, जैसा कि लारी जी ने कहा है 10 सीट, तो हम भी 10 सीट से कम नहीं आ रहे हैं, बल्कि 12 सीट हो जाएगी हमारे अनुमान में, 1 या 2 सीट। ये लखनऊ में चुनौती है, अब लखनऊ में उसी तरह से चुनाव जीतेंगे जैसा कि हमारे तारिक जी ने कहा कि जहां पर गठबंधन के वोटर हैं उनको किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है, कहीं मशीन खराब हो जा रहा है, तो कहीं वोट पर्ची मिलाने में देर हो रहा है, तो तमाम। और आपने देखा कि रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के एजेंटों से मारपीट कर लिया। चाहे इसके पहले भी मैनपुरी की बात रही हो, कन्नौज की बात रही हो, अमेठी की बात रही हो, जो हमारे बड़े नेता जहां जहां चुनाव लड़ रहे हैं,
तान एन केन प्रकारेण ये चुनाव जो है जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होगा, चाहे जितना भी कर ले। अब की बार हमारे भी नेता जो है सचेत है, जैसे कि कन्नौज में अखिलेश यादव जी बूथों तक गए, चल रहे थे। हमारे आज आदरणीय राहुल गांधी जी भी रायबरेली में बूथों तक गए और हाल चाल लेते रहे अपने एजेंटों का, अपने कार्यकर्ताओं का, चुनाव का हाल चाल। तो इससे निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे वोटरों में जबरदस्त उत्साह है कि हमारे बड़े नेता हम लोगों की चिंता जो है कर रहे हैं, और वो बिना डर के जो है पूरे मतदान प्रक्रिया को सफल बनावेंगे। ठीक है। और हम आपके माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि चुनाव में बूथ पर जो एजेंट है, किसी भी पार्टी के एजेंट है, जो फॉर्म 17C होता है, उसको जब मतदान खत्म हो जाए तो जरूर उसको पीठासीन अधिकारी से लेना न भूलें, क्योंकि अगर कहीं पर जो है किसी को ये लगता है कि हमारे साथ जो है अन्याय हुआ है, कुछ भी हुआ, ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर जो है सकारात्मक रूप अपना रहा है, तो उसी के द्वारा हम चैलेंज कर सकते हैं और उसको अपने पार्टी के जो एक संगठक हो गए, समन्वय समिति होगी, वहां पर उसको भेजें और पार्टी के लोग पूरे मतों की गिनती अपने आप करें। और जो चुनाव आयोग करेगा वो तो करेगा ही, क्योंकि चुनाव आयोग जो है प्रतिशत में दे रहा है, वो भी 4-4 दिन बाद, 11-11 दिन बाद। अब देखिए 1,07,00,000 वोट बढ़ गए जो है 1,07,00,000 जो पीछे के चुनाव है, तो इससे थोड़ा सा पारदर्शिता प्रश्न लगने की संभावना रहती है। तो क्यों हम ऐसा जो है मौका देने लगे? हम अपना 17C से हम लोग काउंटिंग करेंगे, अपना पीछे जो हुआ सो हुआ। ठीक है, एचएन उपाध्याय जी वापस आऊंगी। विश्वदेव राव जी, मुझे यहाँ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण लगती है। देखिए, ओवरऑल 14 सीटों पर क्या होगा ये निर्णय जनता को देना है। उत्तर प्रदेश में इन सीटों पर क्या फैक्टर्स हैं, इस बार किस तरह से बदलाव देख रहे हैं हम और आप, ये भी एक अलग चीजें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक महत्वपूर्ण चीज देखनी होगी, जो मैंने पहले भी कही थी कि ये एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है, और वो सारे मुद्दे लेकर आज मैंने कई लोगों को सुना, जो जनता है वो कहती है हम महंगाई के फैक्टर्स को देखकर वोट देंगे, किसी ने कहा हम बेरोजगारी को देख रहे हैं, किसी ने कहा हम पेपर लीक को लेकर बहुत परेशान है, तो हम उन सारी चीज़ों को भी देख रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो जो है आज तमाम सीटों पर 49 सीट्स पर वोटिंग है। तो उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ 14 की ही सीटें हैं, हम उसी पर रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन प्रथम चरण से अभी तक हम देखें उस मुद्दों पर बात होती नहीं आई। जब उन मुद्दों पर बात होती नहीं आई, कहीं का कहीं लाइन गई है, कहीं से भी कहीं डाइवर्ट कर दिया। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हर सीट का जो एक कहते हैं कि एक फैक्टर होता है, जातिगत समीकरण बड़े प्रभावी उत्तर प्रदेश में, वो फैक्टर काम करेंगे, या वाकई जो मुद्दा पहले चरण तक था इस देश में उस चीज को लेकर आएंगे? जो वोटिंग है वो वाकई एक डिफरेंट होगी। मतलब मैं सीधे सीधे पूछूं तो लग रहा है कि जो पिछले विपक्षी थे, चाहे समाजवादी पार्टी हो या आप बसपा को ले लीजिए या आप कांग्रेस को ले लीजिए, पूरे गठबंधन को ये एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं इन 14 सीटों पर। मैं बताना चाहूंगा 2019 के चुनाव में विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत था। 2 पार्टियां थी, बसपा और सपा, क्योंकि दोनों का वोट शेयर भी है, दोनों के बूथ लेवल के कार्यकर्ता भी हैं। बसपा के तो बहुत अच्छे से हैं, शुरुआती दौर से हैं, जब से काशीराम जी थे तब से। तो उन लोगों ने वोट डलवाए थे, और तभी उनकी जो 15 से 19 सीटें के बीच में आई थी, जिसमें 2 सीट हार भी गए बाद में, तभी आई थी। लेकिन इस बार बूथ संगठन अगर इंडिया का देखें तो सिर्फ समाजवादी पार्टी का है, कांग्रेस का सिर्फ 2 ही क्षेत्रों में है, रायबरेली, अमेठी। हम लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं और नहीं दिखता है कि बूथ लेवल के इनके कार्यकर्ता हैं जो जाके वोटर को वोट डलवा देंगे। उसके अलावा मैं यहाँ की बात करूंगा, अगर कि एक जो इलेक्शन कमीशन और वोटिंग के विषय में बात आ रही है, देखिए लखनऊ में अगर ऐसा मामला है कि कुछ क्षेत्रों में नहीं है, आप अगर एक ट्वीट कर दें या रिपोर्टर वहां बाहर खड़े हैं, हमारे हर बूथ के बाहर हम लोगों के कोई ना कोई पत्रकार होगा, अगर आप एक कंप्लेंट कर देंगे तो इलेक्शन कमीशन डीएम साहब खुद दौरे करते हैं वहां। तो मैं इस बात को मानने के ये आरोप, तारिक भाई हो सकता है आपके साथ हुआ हो, लेकिन ये आरोप में थोड़ा हजम होने से परे हो गया कि आप वहां पर मशीन नहीं हो पा रही। और राखी जी, आपने भी एक बात कही, 2 घंटे इंतजार करना लखनऊ जैसे शहर में, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता, इसमें कुछ ना कुछ जांच का विषय है, और अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि आप कंप्लेंट करें, हम इस मुद्दे को उठाएंगे।
ये चीज लखनऊ के गौरव की बात है कि वोटिंग परसेंटेज लखनऊ का बढ़ के आना चाहिए। इसके आपने जो बात कही एक जातीय समीकरण की राखी जी, उसमें एक चर्चा का विषय हम लोगों के सामने बना हुआ है कि वोटर जो समाजवादी पार्टी और ने प्रत्याशी दिए हैं, उन्होंने अपने बहुत सोच समझ के अब की बार प्रत्याशी दिए हैं। बिल्कुल। और हर जगह वोटिंग पैटर्न जब हमने देखा है, उत्तर प्रदेश में, देश की बात करें तो देश में भी वोटिंग बहुत कम हुई है कई जगह ऑन एन एवरेज 2019 के, लेकिन जिन सीटों पे मुकाबले हैं उन सीटों पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ के मिल रहा है। ये आप आकलन हम लोगों ने बैठ के किया था, तो जैसे फेजेस वाइज जब हमने चेक किया तो फेज वाइज जैसे 14 पहले चरण में जैसे 8 सीटें हुई, 8 सीटों में जिन सीटों पे हमें वोटिंग परसेंटेज ज्यादा मिला वहां हमने प्रत्याशी की जांच भी करी तो देखा कि वहां पर मुकाबले की फाइट है, जहां कई जगह तो त्रिकोणीय मुकाबला भी दिखा है बसपा के कैंडिडेट की वजह से। आने वाले फेजेस में यही, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता सभा में आ रही है, आपके भाषण सुनने आ रही है, लेकिन वो वोट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का हमेशा से, अगर पार्टियों की बात करें तो बीजेपी अपने आप को कहती है कि हमारा बूथ लेवल तक का संगठन बहुत मजबूत है और वो वोट डलवाने में कारगर भी होते हैं। आप विपक्ष की यही कमजोरी रही है। मध्य प्रदेश का चुनाव अगर आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में हम सब ने कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ, वहां पर बूथ पे आप ले जा ही नहीं पाए वोटर को। तो क्या ये देखा जा सकता है, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, राजस्थान में भी यही हुआ। तो ये एक मापदंड तय करना चाहिए था विपक्ष को पहले से कि किस तरीके से, एक जैसे बीजेपी हर समय चुनावी मोड में रहती है, आपको भी रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए पार्टी से लड़, बिल्कुल विश्वदेव जी, 1 मिनट में बीच में रुकूंगी और इस वक्त तमाम मेहमानों को भी और हमारे पूरी जनता को भी उत्तर प्रदेश के जो 5 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज आए हैं वो एक बार आपको फिर से बता दें। उत्तर प्रदेश में अब तक 55.80% मतदान हो चुका है। ये आंकड़े 5 बजे तक के हैं। अमेठी में अब तक 52.68% मतदान हुआ है। बांदा में 57.38% मतदान हुआ है। बाराबंकी में 64.86, फैजाबाद में 57.36, फतेहपुर में 57.36, गोंडा में 50.21, हमीरपुर में 57.83, जालौन में 53.73, झांसी में बहुत अच्छी बढ़त दिख रही है 61.18, केसरगंज में 53.92, कौशाम्बी में 50.65, लखनऊ में 49.88। मतलब जितना मैं अभी देख पा रही हूं सबसे कम फिलहाल लखनऊ 49 पर रुका है। मोहनलालगंज में अब तक 60.10 और रायबरेली में अब तक 57.26% मतदान हुआ है। यानी जो आंकड़े हैं वो लगभग 60 के अंदर है। और सबसे बड़ी बात, झांसी और बाराबंकी यहां पर 61 और 64 पर पहुंचा है। और पूरे आंकड़ों में देखें तो लखनऊ, जहां से उम्मीद नहीं की जा सकती, अभी फिलहाल 5 बजे तक के आंकड़े कह रहे हैं 49.88 पर पहुंचा है। देखिए एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होगी, पिछली बार जो लखनऊ लोकसभा सीट से जो एक आंकड़े सामने आए थे उसमें 54.68% मतदान हुआ था। फिलहाल 49 पे पहुंचा है। आधा घंटा लगभग और मान लीजिए, आधा घंटा भी पूरा नहीं, लगभग 15 मिनट और मान लीजिए, लेकिन पूरा कैलकुलेशन निकाले तो क्या बढ़ पाएगा ये 10% भी या 6 से 8% भी, ये थोड़ा सा कहना अभी फिलहाल मुश्किल होगा। लेकिन ठीक है, वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से भी देखें तो लगभग ये वही आंकड़े हैं जो पिछली बार भी कुछ सीटों पर देखने के लिए मिले थे। थोड़ा सा बढ़ा है 54 से अमेठी रायबरेली यदि 56-57 गया है, मतलब कुछ परसेंट की बढ़ोतरी है, बहुत ज्यादा ना सही। अब ये किस तरफ गया है ये निर्णय तो हमें 4 तारीख को ही पता चलेगा। संतोष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी बताइए। जितने वोटिंग परसेंटेज अभी आए हैं, एक बम्पर वोटिंग जैसा क्यों नहीं दिखता? मतलब कोई और फैक्टर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी क्या मान सकती है? क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूं कि 50% या 55% कम है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए और जनता का उत्साह देखा जाए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की 14 सीटें देखी जाए, क्या एक वजह मानते हैं? ये सबसे बड़ी चीज है जो इस समय भीषण गर्मी है, और दूसरी चीज आदमी ये सोचता है कि जो है
ठंड का मौसम हो तो हम निकले, थोड़ा जो है देर करके निकलता है। हम्म। लेकिन यह है कि वोटिंग जो हुई है वो कम नहीं है, ये भी ठीक है, एक औसत में देखा जाए तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए और इसके लिए हम सभी लोगों ने प्रयास किया था। सरकार की तरफ से भी प्रयास था, इलेक्शन कमीशन की भी तरफ से प्रयास था और व्यक्तिगत देखा जाए तो पार्टियों ने भी प्रयास किया था। सारी पार्टियों का ये मानना होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट निकाल सकें और वोट करा सकें और हमारे वॉलंटियर लगातार लगे रहे, प्रयास करते रहे कि भाई ज्यादा से ज्यादा वोट हो। लेकिन धूप की वजह से आप देख रही है कि 44-42% जो है करीब जो है तापमान है, तो इस तापमान में शहरी वोटर जो अमूमन है वो निकलना नहीं चाहता है। वो सोचता है कि शाम का मौसम हो तब हम निकलें या सुबह सुबह हम निकल के वोट दे लें। दोपहर में जो है वोट देना संभव नहीं होता है, जाना नहीं चाहते लोग, तो हो सकता है इस वजह से भी कम हो रहा हो। लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक वोटिंग हुई है, इसके लिए मतदाताओं को बधाई है। मतदाता जितने भी निकले हैं ठीक है। चलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं एचएन उपाध्याय जी? हाँ, ऐसा है राखी जी कि वोट प्रतिशत कम थोड़ा एक और कारण है जो भारतीय जनता पार्टी और इनकी मातृ संगठन आरएसएस के बीच वैचारिक संघर्ष चल रहा है आपस में। तो इसके पहले जो आरएसएस के लोग जो है बूथों तक जाते थे, वोट को निकलवाते थे, शायद इसीलिए आरएसएस और बीजेपी में आंतरिक रूप से संघर्ष भी चल रहा है। क्या वो कारण एक भी है कि उनके सहकारी सक्रिय नहीं रहे इस बार, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वोटर बूथ तक उतना नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं, लेकिन ये एक फैक्टर एचएन उपाध्याय जी, ये 55% ओवरऑल गया, ये किसके फेवर में गया, कौन सा मतदाता किस बूथ से किसके लिए गया, ये हम और आप अभी कैसे तय कर सकते हैं? देखिए, ये हम कैसे तय करेंगे? कम पड़ रहा है तारिक अहमद जी, एक मिनट। क्षेत्रों में कम पड़ रहा है। यही तो फिर संतोष जी भी कह रहे हैं कि चलिए हम नहीं जा पा रहे हैं या हम नहीं निकलवा पा रहे, आप लोग निकलवा लेते। आप अपना वोटर निकाल लेते। हमारे वोटर तो निकल रहे हैं भैया संतोष जी, हमारे ही वोटर निकल रहे हैं। ये तो 4 को पता लगेगा ना उपाध्याय जी, ये 4 को पता लगेगा किसके वोटर निकले थे किसके नहीं निकले थे। चलिए, ठीक है, मतलब इस फैक्टर को नहीं मान सकते कि वाकई गर्मी है या थोड़ा सा लोग परेशान है, हो सकता है मन भी ना हो, इतने परेशान हो गए कुछ लोग, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यदि किसी ने कहा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम कटाक्ष जरूर करेंगे, ये होती है राजनीति। ठीक है, चलिए, कुछ कह रहे हैं तारिक अहमद जी, बोलिए। देखिए, ये तो कम हुआ, मैंने आपको बता ही दी थी। हाँ। एक हुई है कि इन्होंने पूरा क्रिश्चियन कॉलेज ग्राउंड में जहां इन लोगों ने बूथ बना रखे हैं सारे, उन सब बूथ को 6 बजे तक ओपन कर दिया है। 6 बजे तक ओपन किया है, लेकिन मशीन भी तो चले। हाँ। मशीन ही काम नहीं कर रही है, आदमी जो काम कर रहा है वो भी धीरे 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 कर रहा है, ऐसे देख रहा है तो ऐसे देखा। ये फास्ट वर्किंग चाहिए। अब 60 साल के बुढ़ों को बैठा रखा है वहां पे, वो क्या करेंगे काम? वहां पे कंप्यूटर एज में जो लड़के इतने फास्ट लड़के हैं, 25 साल 26 साल 27 साल के लड़के भी नौकरियों में मौजूद हैं, वो आए फटाफट काम करें। उनको नहीं, बुजुर्गों को बैठा रहा। बुजुर्ग को कहाँ बैठाना है? मशीन को ऑन करने के लिए आप बैठा दिए, वो समझ में आता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है तारिक अहमद जी? क्या बीजेपी जिम्मेदार है इसके लिए? बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो इनका पेट है। अरे भाई, बीजेपी इलेक्शन नहीं करा रही है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन है। आप शिकायत करो, आपको शिकायत करना चाहिए। अगर आपकी मशीन कहीं आपके बूथ पे खराब हुई है तो आपको शिकायत करना चाहिए। लखनऊ महानगर है, राजधानी है, यहाँ तुरंत आपको मशीन उपलब्ध होती। लेकिन आप सिर्फ एक बहाना बना रहे हो और चुनाव 4 जून को आप बताओगे कि जो है मशीनें बदल दी गई, मशीनें जो है भाजपा के पक्ष में काम कर रही है। तो ये अभी से माहौल बनाने का प्रयास मत करिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, जमीनी चुनाव लड़ती है, उसके कार्यकर्ता जमीन पर रहते हैं, इसलिए चुनाव जीतती है। ठीक है, चलिए विश्वदेव जी। छाता लिए घूमते रहिए दुबई जी, आप आता जाता कुछ नहीं है, छाता लिए घूमते रहते हैं हर जगह, जहां होता है छाता खोल लेते हैं कि बड़े नेता हमारे। अरे बड़े नेता से क्या मतलब है? यहाँ पे बड़े नेता नहीं, हमारे कार्यकर्ता जमीन पे हैं तारिक जी। मशीन बंद होती तो हमारे वोटर भी वहाँ थे, वो भी चिल्लाते। खाली आप ही वहाँ वोटर नहीं पर्टिकुलर थे। उपाध्याय जी, वो पेट है कि नहीं है? जी जी, आप सही कह रहे हैं। मालूम है कि वो वही करता है जो मोदी कहता है। ऐसा इलेक्शन कमिश्नर में नहीं देखा?
इनके लिए तो इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। चलिए, मैं तो ये कहूंगी कि अब थोड़ा सा वक्त बचा है, जो लोग हैं वो पूरी तरह से अपना मतदान कर पाए। ये तो कम से कम लाइन से कि जितने लोग वहां अंदर होंगे वो अपना वोट डाल कर जाएंगे। वोट दे कर आइए। मेरे चिल्लाने से ये तो फर्क पड़ा कि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में 6 बजे तक के लिए अलाउ कर दिया है। आप भी जाइए, आप भी जाइए। मुझे आना पड़ा आपके जाइए पास। तारिक भाई जाके वोट डाल आइए अपना। ये आपका अधिकार है, फर्ज भी है देश के लिए। पिंड छूटेगा तब ना जा पाएंगे। आप तो पिंड छोड़िए पहले, कहिए तो पिंडदान कर दे आपका, चलिए, पिंड छूट जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। विश्वदेव जी, ये वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक के जो आए हैं, मुझे लगता है हाँ थोड़ी सी एक बढ़त हम जरूर देखेंगे इसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी तक 5 बजे तक के आंकड़े हैं और मुझे लगता है 6 बजे तक का समय है लगभग खत्म होने को। लेकिन जितने लोग वहां होंगे और ये सारी स्थितियां आ रही हैं तो उनके वोट तो डलेंगे और फिर ओवरऑल एक पूरा फाइनल हमारे और आपके सामने होगा। लेकिन ये जो तथ्य अभी निकल के आ रहे हैं, जो बातें निकल कर आ रही थी कम वोटिंग परसेंटेज की, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं या क्या मानते हैं वजह? देखिए राखी जी, वजह तो बहुत सी भी है और बहुत है भी नहीं। मेन मुद्दा ये होता है जब आप एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, आप उसका पक्ष रखते हैं, तो आपको ग्राउंड पे भी काम करना चाहिए। अगर आप यही बोलेंगे कि भाई मुझे वोट डालने नहीं दिया गया, मैं ऐसे बहुत सी बूथों पे गया हूं जहां पर 5 मिनट के लिए अगर मशीन खराब हुई तो वहां प्रदर्शन होने लगे, पार्टी के लोग प्रदर्शन करने लगे। 15 मिनट के अंदर दूसरी मशीन आ गई वहां पर। ये देखिए, ये आरोप मढ़ना कि इलेक्शन कमीशन ऐसा करता है, इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, ये नहीं मैं मान नहीं सकता। विश्वदेव जी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम और आप एक जर्नलिस्ट हैं और थोड़ा सा हम इस चीज को समझे, जैसा कि तारिक अहमद लारी जी भी बोल रहे थे, इसमें सबका फायदा है। देखिए, चाहे जनता है वो भी, चाहे बीजेपी हो वो भी, सब राजनीतिक दल। यदि एक ऐसा है कि हर बार इलेक्शन में देखा है कभी मशीन खराब हो गई, समय बर्बाद होता है, लोग परेशान होते हैं, यदि 2 मशीन हम रख सकते हैं या इलेक्शन कमीशन को पता है कि हर बूथ पर हम इस चीज को करा सकते हैं, तो वैसा कराया जाए। क्यों टाइम वेस्ट हो? एक मशीन में गड़बड़ी आई है, जब तक उसको कोई और देख रहा है दूसरी मशीन से काम स्टार्ट हो। ऐसा कुछ जगह पे होगा, कुछ जगह पे नहीं होगा, तो सवाल तो है। देखिए, नहीं राखी जी, वो उसमें भी दिक्कत है। लॉज हैं कुछ वोटिंग मशीन को रखने के लिए। एक मशीन बाकायदा अंडर कैमरा होती है, अंडर स्क्रूटनी होती है वहां पर। अगर इसी तरह कर दिया, अगर हमने कि एक मशीन गड़बड़ है उसको बिना लिखा पढ़ी के अगर बाहर कर दिया, दूसरी लगा दी, कल को उस पर भी आरोप लग जाएगा कि भाई उस मशीन में हमारे सारे वोट थे, पार्टी कहेगी आपने हटा दिया उसको। तो ये चीजें एक ड्यू प्रोसेस होती है। हाँ ठीक है, आपकी बात एक बहुत, तारिक भाई की एक बात ठीक है, मैं सहमत हूँ कि उम्र दराज लोगों को थोड़ा कम करना चाहिए, साथ में युवा को भी रखना चाहिए। देखिए, दोनों का बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। और लखनऊ की अगर बात करें तारिक भाई, तो मुझे आपत्ति इसलिए है क्योंकि मैं खुद लखनऊ का वासी हूँ और मैं लखनऊ के बारे में अगर ऐसा होगा कि वहां बूथ पे वोट डालने नहीं दिया जाए तो ये तो जघन्य अपराध है। मैं डीएम साहब से मैं मैसेज भी कर चुका हूं और मैं इलेक्शन कमीशन में भी मैसेज कर चुका हूं कि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और इस तरह की कार्रवाई आपने इतने बड़े स्वदेश चैनल पे बोला है लाइव, इस पे कार्रवाई तो होगी। और मैं चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा है विद फोटो प्रूफ, आप इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करिए, उसकी कॉपी हम लोग भेजिए, हम भी पैरवी करेंगे उसकी। एक मिनट, अब इसमें मैं आपको कुछ कहूंगा, वहां पे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है तो मैं फोटो कहां से ला कर दूंगा? अरे बाहर से तो खींच सकते हैं भाई, बूथ में लाइन लगी है वो तो दिखा सकते हैं कि 6 बजे इतनी लाइन लगी है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा, वहां लोगों से पूछवा सकते हैं, बाइट ले सकते हैं। बहुत तरीके हैं तारिक भाई, कंप्लेंट करना, ऑनलाइन कंप्लेंट करना है, बहुत सी तरीके हैं करने के। ये काम आपका है, मैं पत्रकार नहीं हूँ, पहली बात तो ये है। दूसरी बात सुन लीजिए, नहीं, तारिक अहमद लारी जी वो ये कह रहे हैं कि आप भेज सकते हैं उनको करके। बताया राखी जी ने बोल दिया सबको, मैंने बोल दिया, सब जगह मैसेज जा चुका है। आप और हम इससे ज्यादा क्या करें भाई? आप कंप्लेंट आप करेंगे ना, आपके साथ हुआ है। सर एक मिनट, इलेक्शन कमीशन का कहीं भी कानून नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, ऐसा कोई कानून नहीं है। रुक जाइए। लेकिन आप बाहर जाइए तो गेट पर ही आपका पर्चा चेक किया जा रहा है और आपका मोबाइल चेक किया जा रहा है। क्यों चेक किया जा रहा है?
क्या इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही है करने के लिए? ये इलेक्शन कमीशन का रूल है। मैंने ये बात पूछी उन लोगों से, अच्छा आप ले जाइए, अच्छा वोट गिनती में आप ले जाइए। जो आदमी पैदल आया वो मोबाइल छोड़ना 1 किलोमीटर दूर अपने घर जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तो कहीं कहा नहीं है कि मोबाइल नहीं ले जा सकते आप। कानून कैसे हो रहा है मोबाइल नहीं ले आ सकते हैं? आप राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, सीनियर आदमी हैं, आपको ऐसे तारीख मालूम होना चाहिए। हम लोगों को सिखाना नहीं चाहिए आपको बाकायदा ट्रेनिंग होती है। समाजवादी पार्टी चिंतन शिविर लगाता है, सब चीजें करता है। आप समझदार व्यक्ति हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको कि इलेक्शन कमीशन का रोल कैसे उनको गवर्न करवाया जाए। ठीक है, बहुत से तरीके हैं काम करने चलिए के। विश्वदेव जी, ठीक है, संतोष जी कुछ कह रहे हैं? कर दिया, इतना हंगामा कर दिया कि वहां पर ठीक है, तारिक अहमद लारी जी प्लीज 1 मिनट, समय हो गया। संतोष जी कुछ कह रहे हैं? बाकी जी मैं यही कह रहा हूँ कि तारिक भाई को अगर वहाँ पे जो है असुविधा हुई थी तो इनको तत्काल जो है डीएम को फोन करना चाहिए। तारिक भाई जागरूक व्यक्ति हैं और इनको हर व्यक्ति का नंबर पता है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी से भागे और निश्चित इनको वोट दे के आना चाहिए था। और अगर इन्होंने वोट नहीं दिया तो इन्होंने जो है अपने फर्ज को नहीं निभाया। हो सकता है इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देना चाह रहे हो। चलिए अब दूसरी तरफ चले जाएगा, ऐसा बोल के पूरी चर्चा कहीं और चली जाएगी सर। और तारिक जी को जितना मैं समझती हूँ अपनी डिबेट्स में, वो मुझे लगता है 1 घंटा हम इसी पे बहस करने बैठ जाएंगे कि अब गठबंधन को देना नहीं चाह रहे थे या कोई और बात थी। खैर समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए सवाल तो है, रणभूमि भी है और उत्तर प्रदेश की 14 सीटें भी हैं, लगातार मतदान जारी है और मुझे लगता है लगभग कुछ 4 मिनट और बाकी हैं और उसके बाद मतदान खत्म होगा। लेकिन जो कंप्लेंट्स आई हैं उसके बाद उम्मीद है जितने लोग वहां मौजूद होंगे उनके वोट डलवाए जाएंगे और देखते हैं फिर कितने परसेंटेज में बढ़ोतरी मिलती है और कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन इस बार भेद पाता है। ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।